अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू विकी। एंड आज की इस वीडियो हम करने जा रहे हैं CS 502 की सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन फॉल 2018 का। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन फाइल हम ओपन कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि बहुत से बच्चे मैंने नोटिस किया है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि पूरी वीडियो नहीं देखते और बाद में उनको प्रॉब्लम होता है कि फलां स्टेप कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई, आप अगर एक कंप्लीट आप देख लेते हो मेरा सोल्यूशन, तो आपको ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए यह कंप्लीट सोल्यूशन जो है उसका देखा करें, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो मैक्सिमम आधे घंटे की होती है जब प्रोग्रामिंग की बात हो रही हो। अदरवाइज 15 से 20 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाता है, और ये 15-20 मिनट आपके काफ़ी टाइम को बचा सकते हैं आगे वाले को। तो बेहतर है कि आप पहले पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि आप इजीली जो है वो अपना काम कर सकें। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन फाइल है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। पहला ये है कि 20 मार्क्स की है, सेकंड ये है कि 25 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। मैं 25 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक्सटेंडेड डे आपको मिलेगा, तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा सबके साथ। ये नॉर्मली ये बात मैं एंड पे कहता होता हूँ, लेकिन अब स्टार्ट में कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है और मुझे ये बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम लगा था। 2-3 घंटे तो इसके सिर्फ पहले क्वेश्चन को ही बन गए थे, सिर्फ बनाने में। समझने के लिए तो ज़्यादा टाइम जितना भी लगा है सो लगा है, सिर्फ बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए। सो हमने MS वर्ड की फाइल जो है उनको जमा करवानी है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे से उन्होंने कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 5 मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ABC है, मैट्रिसेस को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इस तरह येलो से। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास A से लेके E तक, ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। एंड E अलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस। और यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ग्रीन कलर से। और ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा मैं पोर्शन मेंशन कर रहा हूँ, ये जो है वो हमारी डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, उनकी डायमेंशंस उन्होंने साथ दी हुई हैं, और हमने क्या करना है कि हमने डिटरमाइन करना है ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर। ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर हमने इसका फाइंड करना है। ये जो ऊपर जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, और उसके बाद हमने उसका जो है वो ट्री स्क्रीन पे शो करवाना है। अब जहाँ तक बात आती है ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर की, तो इसमें यह है कि हमने कुछ टेक्निक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जिसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, एडिशन भी इन्वॉल्व होती है किसी हद तक, और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है, और एट द एंड हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। देन हम उन वैल्यूज़ को जो है वो एक टेबल के अंदर पुट करना शुरू कर देते हैं। और जब बात आती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, उसके अंदर ये होता है कि हम वो वाला सोल्यूशन, वो बेस्ट सोल्यूशन वो फॉलो करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू कम आती है। यानी कि हम इन को जो है हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको डिफरेंट मेथड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ जैसे मैंने कहा एडिशन भी है, तो जहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगी वहाँ पे तो आंसर आ गया, लाइक 5 × 5 = 25। लेकिन जब एडिशन अंदर इन्वॉल्व होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से डिफरेंट आंसर्स आएंगे, और जो उसमें सबसे स्मॉल आंसर होगा वो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग उसको मतलब कहते हैं, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू या ईजीएस्ट पाथ को चूज़ करते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और एट द एंड जो हमारे पास आंसर्स बनेंगे उसका बाइनरी ट्री हमने बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है तकरीबन 5 पेजेस का बनता है, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे आंसर फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने में लिखा हुआ है पेज 1 of 7, यानी कि ये जो असाइनमेंट है ये तकरीबन 7 पेजेस पे बनी हुई है। और 7 पेजेस में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तकरीबन 4 से 5 पेजेस पे बना हुआ है। सो इसको फिलहाल करता हूँ बंद। अब हम आते हैं जब क्वेश्चन फाइल की तरफ, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसको अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि इसमें से जो इसका जो सोल्यूशन है उसके पहले 1-2 पोर्शन समझा देता हूँ, आगे वाले आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। एंड इन केस अगर आपको समझ नहीं भी आते तो आप इंटरनेट को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन मकसद है असाइनमेंट को समझाना। तो ज़्यादा लेंथी नहीं करते, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे पहली चीज़, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि इन मैट्रिसेस की जो डायमेंशंस हैं इनकी अरेंजमेंट। यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन्होंने ये मैट्रिसेस नहीं दिए हुए, ठीक है, जस्ट सपोज कर लें, इनको मैं इस तरह मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास इन्होंने ये मैट्रिसेस जो है वो नहीं दिए हुए, इनको मैंने हाइड कर दिया।
और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायमेंशंस दिए हैं और इन्होंने कहा है कि इन डायमेंशंस के आप सपोज कर लें खुद ब खुद अपने मैट्रिसेस और इनका जो है वो आप आगे ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन करो यूजिंग डायनामिक अप्रोच। अब यहाँ पे क्या है कि जब वो इस तरह से रैंडम में हमें वैल्यूज़ देंगे तो ये वैल्यूज़ हैं वो आगे पीछे लिखी हुई होंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स ए का है, कौन सा बी का है और कौन सा सी का है? ये चीज़ पता करने के लिए हमारे पास इसकी आती है अरेंजमेंट। और वो अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये वैसे तो क्वेश्चन फाइल के अंदर ऑलरेडी अरेंज हुआ था, लेकिन अगर अरेंज नहीं है तो हमने किस तरीके से करना है, उसमें जो मेथड होगा वो ये वाला होगा कि पहली ये जो वैल्यू होगी 6 × 5, इसका ये जो सेकंड डिजिट होगा ये आगे आने वाली वैल्यू के पहले डिजिट के बराबर होगा। यानी कि अगर हमने a × b करना है विच मीन्स कि इसकी रोज और इसके कॉलम्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि इसके कॉलम्स की और इसकी रोज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, हम तभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये मैट्रिसेस लिखा है, ये सेम मैट्रिक्स वाला रूल होता है कि रोज मल्टीप्लाई कॉलम जब हम करते हैं वो तभी पॉसिबल होता है कि जब कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद जो है वो सेम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले रोज एंड कॉलम्स जो है वो सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक टेबल बना लिया जिसके अंदर जो है वो 3 रोज हैं और यहाँ पे जो है वो 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक टेबल बना लिया, तो ये टेबल जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके हम एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अब उस टेबल को हम इस टेबल के साथ तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब वो इस फॉर्म के अंदर होगा, जब उसकी रोज और कॉलम्स की जो वैल्यू है वो पहले टेबल के साथ मैच करती होगी। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 ये रोज जो हैं, अगर आप इनको रोज कहते हैं आई गेस, तो ये 3 हमारे पास जो है वो रोज हैं और इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं 3 रोज हैं। तो ये वाली वैल्यू इसकी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है और इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ए को और बी को हमने जो वैल्यूज़ लेनी है तो इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी यानी कि सेकेंड वैल्यू, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी लास्ट और आगे वाले की पहली जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली लास्ट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। उसके बाद ये सी की वैल्यू आगे डी की पहली वैल्यू के साथ जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, और इसी तरह ये जो 4 है ये ई की वैल्यू वाली वैल्यू के साथ जो है वो मैच करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको पहले ये अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, और इन केस अगर अरेंजमेंट करने के बाद भी हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आती तो फिर आप यही समझ लीजिए कि फर्दर जो है वो प्रोसेस करना या फर्दर इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेकंड वैल्यू किसी भी पहले मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू उसके अगले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू के साथ मैच होनी चाहिए। यानी कि 5 × 1 को ई की जगह पे और 4 × 2 को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। मैट्रिक्स के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी और हम फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपने इस तरह से इसकी अरेंजमेंट करनी है। क्वेश्चन फाइल के अंदर पहले से अरेंज था तो हमें ज़रूरत नहीं है फर्दर कुछ करने की। देन आता है हमारे पास इसके सोल्यूशन का मेथड, जो कि हमने मतलब वर्किंग वाला काम करना है। पहले तो हो गया अरेंजमेंट। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इसके जो है वो डायगनल्स को फाइंड करना है। तो पहली बात ये कि हर ये जो इसके डायगनल होते हैं, जो प्रॉपर डायगनल वाली पोर्शन होता है, उनकी वैल्यूज जो हैं वो 0 आती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे एक तो बार बार ये टेबल वाला इसमें डालना पड़ेगा समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल है हमारे पास, इस तरह से कोई एक टेबल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ABCD ठीक है। तो हमारे पास 5 हैं और 5 की यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, तो 5/5 का अगर मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल वाली पोर्शन होंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू, यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स का लिहाज करें तो यहाँ पे क्या है 1 1, यानी कि 1,1, और उसके बाद है यहाँ पे 1,2, उसके बाद है यहाँ पे 1,3, इस तरह सो ऑन जो है यहाँ पे आ जाएगा 1,5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2,1 और यहाँ पे आ जाएगा 2,2। मैं सारे फिलअप नहीं करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,5। सिर्फ 3 तक ही हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ 3,1, 3,2 और 3,3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3,5। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसी तरह ये रैंडम चलता जाएगा। यहाँ पे 4,1, 4,2, 4,3, यहाँ पे आ जाएगा 4,4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5,5।
तो यहाँ पे ये जो डायगनल है इसका ये वाला जो डायगनल हमारे पास बन रहा है जिसके अंदर 1 1 और यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5, ये जो पोर्शन है हमारा जिसके अंदर वैल्यू सेम आ रही हैं, इनका आंसर जो है वो डायरेक्टली जो है हम 0 लिख देंगे। तो जहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ आती हैं इनका आंसर होता है 0। तो जब हमने ये करनी है ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन तो हमने इस तरह का एक टेबल फिलअप करना है जो कि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाले पेज पे चला गया है थोड़ा सा, तो ये टेबल है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हमने ये टेबल फिल करना है तो इसके जो डायगोनल वाली वैल्यूज़ हैं उनके अंदर 0 आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो टेबल है डायगोनल में जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उसकी जगह हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाता होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए और बी का कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमने फाइंड करना है बी एंड सी का कॉम्बिनेशन, उसके बाद फाइंड करना है सी और डी का कॉम्बिनेशन, देन डी और ई का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है कि जो डायगोनल है वहाँ पे हमने 0 0 0 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इसका जो डायगोनल था 1 1 और 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ये जो डायगोनल वाली पोजीशंस थी यहाँ पे हमने 0 0 पुट कर दिया। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं 30 35 28 56 ये हमने फाइंड करनी है। ये फाइंड कैसे करनी है उसका पोर्शन यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू मार्क किया है इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए और बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये m इंटू ए जो बी जो लिखा हुआ है, m से मुराद है मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं, और ये बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो m इंटू ए कोमा बी यानी कि हमने ए और बी का फाइंड करना है। तो ए और बी का जो कॉम्बिनेशन वो ये है कि आप पहले ए को फाइंड करें प्लस बी फाइंड करें और प्लस उसके अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे P1 आना है, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये वाला कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। अब जहाँ तक बात है m इंटू ए की, अब a कोमा ए से मुराद है 1 कोमा 1, तो 1 कोमा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसी तरह इसकी हाईलाइट आई थिंक मुझे ख़त्म कर देनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे b कोमा बी के अंदर हमने ऐड करना है, तो b कोमा बी यानी कि 2 कोमा 2, ये है c कोमा सी, ये d कोमा डी एंड ये e कोमा ई। तो यहाँ पे b कोमा बी यानी कि 2 कोमा 0 सॉरी 2 और 2, तो 2 और 2 क्या होता है 0, जैसे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो उसका जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके अंदर अब एडिशन करेंगे हम इसका प्रोडक्ट। अब ये P0 P1 और P2 का प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा इन वैल्यूज से, क्योंकि हम A और B में काम कर रहे हैं। तो मैं A और B की वैल्यूज को यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये आंसर हमारे पास कैसे आएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी, चूँकि हमने मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों को पता है कि हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या सीन होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करना है। अब ये कैसे होगा कि यहाँ पे जो P0 है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब चूंकि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया था कि इसकी एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो सेम होने से क्या करेंगे, हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम 5 को एक ही बार लिखेंगे। तो 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई दोनों का 5 जो है वो हम एक बार 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई हम वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 6 × 5 × 1 विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, तो इसको हम फर्स्ट टेबल के अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, B और C का कॉम्बिनेशन। तो B और C का कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले हमने B फाइंड करना है, फिर हमने उसमें एडिशन करनी है, C फाइंड करना है, और उसके बाद हमने जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो उसमें ये होगा कि यहाँ पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 5 हमने लिखा है, उसके बाद डॉट हमने 1 लिख दिया, जैसे कि दोनों 1 सेम थे तो एक ही बार 1 आएगा, और उसके बाद हमने डॉट 7 लिख दिया। डॉट 7 से मुराद है मल्टीप्लाई 7, आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ बस डॉट लगा लिया जल्दबाजी में। तो उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर हमारे पास 35 आ गया। सेम इसी तरह हमने C और D का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। अब ये जो 35 हमारे पास आया हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो 28 है ये हमारे पास C और D का कॉम्बिनेशन है, और ये जो 56 है हमारे पास ये D और E का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो था हमारा पहला टेबल जो कि प्रॉपर ऐसे ही बनना था। अब जो नेक्स्ट टेबल है हमारा, वो जिस तरीके से बनेगा आगे वाले सारे के सारे टेबल उसी तरीके से बन रहे हैं। तो अगला टेबल आप एक समझ लीजिए, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे जो हमारे पास एक वाला कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो वहाँ पे 2 2 या 3 3 वाले कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाते हैं।
तो उसके बाद क्या होगा कि नीचे कुछ डिफाइंस लिखी हैं, ये ऑफ कोर्स मैंने नेट से उठाई थी, खुद नहीं लिखी हैं, सॉल्वमेंट खुद की हुई है, लेकिन ये चीज़ें नेटवर्क से ढूंढ के और बुक्स वगैरह से निकाल के लिखी हुई हैं। तो काफ़ी साइट्स इसमें यूज़ हुई हैं इस प्रॉपर को यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट हमने जो फिलअप करना है वो ये वाला पोर्शन है, ये 30 के सामने वाला, 35 के सामने वाला और ये वाला। इट मीन्स कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं जो हमने यहाँ पे अब लिखनी है। उन 3 वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि पहले हमने ए और बी फाइंड किया था, अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला कि हमने ए और सी को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली मैथ में सेट नहीं बनाते, तो 2 हमारे पास सेट होते हैं और उनके दरमियान में हमने फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ए को बी के साथ करते हैं, फिर मतलब कम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, उसके बाद ए बी, ए सी, ए डी और ए ई, उसके बाद बी सी, बी डी और डी ई, इस तरीके से जो हम कम्बिनेशन बनाते हैं, देन सी डी और सी ई, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये वाला सेकंड टेबल मैं आपको समझा देता हूँ और उसके आगे वाले सारे के सारे टेबल्स आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। तो सेकंड टेबल जो है हमारे पास, मतलब सेकंड टेबल से मुराद है कि उसकी 1-2 वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का आपको समझ आ जाएगा, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते। और ये जो हमने टेबल मतलब फिल करना है, आपको मैंने बताया था कि 3 वैल्यूज़ फिल होनी है, वो इस तरीके से होनी है। और ये क्वेश्चन इसके अंदर ये जो सोल्यूशन फाइल है इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में थोड़ी सी, तो ये वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉपरली इसको ट्रू करके मतलब ठीक करके मैं अपनी साइट पर अपलोड कर दूँगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है ए सी। हमने पहले फाइंड किया था ए बी और अब हमने फाइंड करना है ए सी। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए डी, देन हम फाइंड करेंगे ए ई। इस तरीके से जो हमने फाइंड करते जाना है। देन बी सी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, बी ई आ जाएगा, फिर सी डी आ जाएगा और फिर सी ई आ जाएगा और एंड पे डी ई आ जाएगा। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन हमने फाइंड करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड करना है ए सी। ए सी से मुराद है कि ए से लेके सी तक की तीनों वैल्यूज़। अब इसके अंदर जो वैल्यू हम काउंट करेंगे वो ये होगी 65, 51 और 17। ये 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लेनी है और इन 3 वैल्यूज़ के हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं नॉर्मली। एक तो ये कि हम 6 को लें और उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करें उसके साथ और साथ हम 7 मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरा ये है कि हम 6 को लें और 1 को मल्टीप्लाई करें साथ और साथ फिर हम ये 7 को ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दरमियान में सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तो 5 सेम आ रहा है, 5 और 5, इसको एक बार लेंगे और इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास 1 1 आ रहा है, इसको हम एक बार लेंगे तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इन दोनों कॉम्बिनेशन में जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको हम टेबल में 30 के आगे यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जब ए सी फाइंड किया, तो ए सी जब हम उसके फाइंड करेंगे तो क्या हुआ कि हमने ए लिया, यानी कि उसके बाद हमने क्या किया कि बी सी ले लिया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ए के लिए हमने ए फाइंड किया और उसके बाद हमने बी की वैल्यू और सी की एक वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और बी और सी की जब हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है तो जो उसकी वैल्यूज़ बनती हैं वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं, जो कि कम्बिनेशन इसका बनता है 35। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी की फर्स्ट वैल्यू और इसके बाद ये जो है ये एक ही बार आना है इसके अंदर, तो वो आएगा 5। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूँ यहाँ पे, तो बी और सी जब हमने फाइंड करना तो क्या आएगा, सबसे पहले बी की फर्स्ट वैल्यू आएगी और ये वाली चूँकि सेम है तो ये सेम एक ही बार आती है, तो मल्टीप्लाई 1 एक बार आ जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा और 5 7 35 और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35 लिखा हुआ है, कहाँ पे गया, ये रहा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप दोबारा से कैलकुलेशन ना करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो चीज़ फाइंड की हुई है ये बी और सी ही बनती है, क्योंकि ये रो नंबर ए है और ये थर्ड रो है जो कि सी बनती है। तो ये जो वैल्यू है 35 ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम में आ रही है जो कि बी सी का कॉम्बिनेशन बनता है। ये अगर आप इसको ध्यान से 1-2 बार देखेंगे और थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई 35। उसके बाद हमने जो पहला कॉम्बिनेशन फाइंड करना है वो ये करना है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ए की पहली वैल्यू, उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन एंड 7, और दूसरा बनता है हमारे पास ए की पहली वैल्यू फिर 1 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो, और उसके बाद 7। तो अब यहाँ पे जो पहला बनता है वो मतलब पॉइंट नंबर 0 ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे बनता है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 0, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है पॉइंट 0, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास आ गया, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस 35 किया तो हमारे पास आंसर आ गया
245। इसी तरह जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है उसमें भी हमने ए सी ही फाइंड करना है, लेकिन ए के जो है, जो हमारे पास पहले ए था उसके अंदर आ जाएगा ए बी और उसके बाद हम सी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। यानी कि इसके अंदर पहले हमने 5 वाली वैल्यू को ऐड किया था इसके अंदर, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम 6 को करेंगे, उसके बाद 1 और 1 को करेंगे और उसके बाद हम 7 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला हमने आगे लिखा। पहले हम ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि 30 है और हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये रो नंबर ए का सेकंड कॉलम यानी कि कॉलम नंबर बी विच इज़ ए बी। तो हमने वो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये 30 वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमने फाइंड करना है जनाब यहाँ पे सी। तो जो सी है C, यानी कि उसका आंसर 0 आता है, आप लोगों को पहले बताया, डायग्राम में लिखा हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 0 6, पॉइंट नंबर ये रहा पॉइंट नंबर 1 जो कि हमने ऐड नहीं करना। अब ये हमारे पास येलो पोर्शन रहा पॉइंट नंबर 2, तो इसको ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास रहा पॉइंट नंबर 3 विच इज़ 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 × 1 × 7 और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जब 30 ऐड किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 72। अब इन दोनों के अंदर आप देखें कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ए सी का, उसकी जो आंसर है वो हमारे पास आता है 72 और यहाँ पे ये ए कॉम्बिनेशन सी है, उसका आंसर हमारे पास आता है 245। अब इस टेक्निक को हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसको हमने इन्होंने यूज़ करने के लिए कहा हुआ था। अब डायनामिक अप्रोच में क्या है कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए जो वैल्यू स्मॉल आई है हम उसको यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू स्मॉल है, 72, तो हम अपने पोर्शन के अंदर 72 पुट करेंगे पहले आंसर के अंदर। सेम इसी तरह ए सी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, सिमिलरली फॉर एम बी डी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद बी डी के 2 कॉम्बिनेशंस हमारे पास आएंगे और दोनों कॉम्बिनेशंस में से जो स्मॉल वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे विच इज़ यहाँ पे 48। तो हमने यहाँ पे 48 लिख दिया। इसी तरह बी डी के बाद हम नेक्स्ट जो है वो सी ई फाइंड करेंगे, तो उसके आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। सी ई करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ए डी को हमने फाइंड करना है और उसके बाद हमने बी ई को फाइंड करना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे फाइंड करने के बाद लिखे हुए हैं। दरम्यान में जो जो छोटी मोटी पॉइंट्स की मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में आई हुई वो मैं ठीक करने के बाद आपको बता दूंगा। तो पहले 2 टेबल अगर आपको समझ आ गए हैं, इट मीन्स कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है और इसके अंदर कोई बला है ही नहीं है। ये गलती से यहाँ पे डिवाइड लिखा गया, ये मैं ठीक कर दूंगा और यहाँ इसका जो प्रॉपर आंसर है वो इसके अंदर में लिख दिया गया है। तो ये इसकी नोटेशन है। देन उसके ट्री की बारी आती है। ये ट्री मुझे नेट से मिला था, पता नहीं कौन सी साइट थी, मैंने वहीं से बस कॉपी कर लिया, लेकिन ये ट्री ठीक है। तो इसको भी मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि ये आपने ट्री जो है ये बनाना कैसे है। तो आपने सिंपल इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना है, शेप्स में जाने के बाद आपने सर्कल ले लेना है और जहाँ जहाँ हमने वो नोड शो करनी है वहाँ वहाँ आपने इसको शो करवा देना है। इसको कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा, फिर पेस्ट किया, यहाँ पे बना दिया, फिर पेस्ट किया और यहाँ पे आ गया ये बी की जगह पे और फिर पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया ये ई की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस तरह एक एक लाइन जो है इसको लग जाएगी और हर नोड के अंदर उसका जो है वो नाम आ जाएगा। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूँ हमारे हैंडआउट्स में से। आपने हैंडआउट्स में जाके ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन को सर्च करना है तो आपको पूरी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वर्ड मिलेगा ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि रहा ये। पूरी बुक में ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर सिर्फ एक ही बार आया है और ये इन्होंने हमें असाइनमेंट में उठा के दे दिया है। और यहाँ पे ये एग्जांपल है और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेज नंबर 87 बनता है। लेक्चर नंबर, यहाँ पे लेक्चर का तो पता नहीं, यहाँ पे 6.4 लिखा हुआ है, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, टॉपिक नंबर है ये। तो पेज नंबर जो है वो 87 बनता है, उसके ऊपर ये एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर क्या है, A1, A2, A3, A4 और A5। इसमें भी 5 मैट्रिसेस हैं, ये वाले उनके नाम यूज़ किए गए हैं और नीचे जो है उनकी डायमेंशंस दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल में 0 पुट किया, उसके बाद जो है वो MAB फाइंड किया। यहाँ पे मैंने वहाँ पे रेफरेंस ABC इसलिए यूज़ की है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ABC की फॉर्म में था डाटा। यहाँ पे आप देखें कि A1, A2, A3, A4 की फॉर्म में है, तो यहाँ मतलब नंबर्स की फॉर्म में है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं। और M जो है वो डिनोट करता है मैट्रिसेस को और P जहाँ तक मेरा ख्याल है आप पॉइंट कह सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स पुट कर दिए। डायगोनल्स के बाद हमने जो है यहाँ पे A और B का कॉम्बिनेशन फाइंड किया।
मतलब ए बी किया, फिर ये ए बी किया, ए सी किया, ए डी किया, जो भी हमने फाइंड किया, ये करने के बाद जो पॉइंट नंबर 1 था हमारा पहला टेबल वो हमने फिल कर लिया। उसके बाद जो है हमने ए बी के बाद ए सी फाइंड किया, फिर ए डी फाइंड किया, फिर ए ई फाइंड किया, फिर बी डी फाइंड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो एग्जाम्पल थी ये स्टार्ट हुई है पेज नंबर 87 पे, और अगर मैं थोड़ा सा आराम से इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यही एग्जाम्पल चल रही है हमारे पास, एम की वैल्यू 131415, और अभी तक यही फिलअप हो रहा है। और आफ्टर दैट फिलअप होने के बाद अभी तक यही वही क्वेश्चन चल रहा है, चेंज नहीं हुआ। और इस तरह से ये सारा जो है वो फिलअप हो गया, और फिलअप होने के बाद उसके हमारे जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना वो ये बन गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है जिसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है। तो जो आंसर हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा हमने उसको नोट डाउन कर लेना है, और उसका जो भी पॉइंट होगा वो हमने लिख लेना है कि किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये इसका दरख्त बना हुआ है जिसको पता नहीं पोलियो हुआ है, तो ये दरख्त बन गया। और उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 87 पे स्टार्ट हुआ जो है वो 90 पे जाके ख़त्म हुआ है। तो जिसने बुक पे 3 पेज लिए हैं तो MS वर्ड में तो 4 पेजेस उसके बनते ही हैं। अब इसमें ये जो एक कोड लिखा हुआ है, हो सकता है बहुत से बच्चे यहाँ पे पूछ के कहें कि आपने कोड नहीं लिखा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोड है डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिदम है यहाँ पे, और जो कि क्वेश्चन फाइल के अंदर उन्होंने हमारे से एल्गोरिदम का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि आपने डायनामिक अप्रोच को यूज़ करते हुए जो वो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमें ट्री देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर फॉर द 5 मैट्रिसेस वो हमने कर लिया, और ये हमने किया है अब तक जितना हमने किया है ये इसकी अप्रोच को यूज़ करते ही किया, डायनामिक प्रोग्रामिंग को। और ये इसका एल्गोरिदम है जो उन्होंने हमें से मांगा ही नहीं है, तो हम ये एल्गोरिदम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये रेफरेंस है पेज नंबर 87 पे, आप यहाँ पे जाके भी कैलकुलेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी टफ थी और इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी। तो यार शेयर करना तो बनता है ना इसको दूसरों के साथ, हर एक का फ़ायदा तो होना चाहिए ना। मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि सबका फ़ायदा हो। सो नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। पहले 2 टेबल अगर आपको आ गए ये पेपर में, आपको मतलब अगर आ जाता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़े की कैलकुलेशन है। एल्गोरिदम हमेशा होते ही बड़े मज़े के हैं अगर आप उसको समझें। समझने की बात होती है ना यार, आप समझोगे तो आपको समझ आएगी और चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होगा, और आपको पेपर में अगर आ गया तो बिलीव मी 5 के 5 पक्के हैं आपके। देन आती है अब बात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है और हमने इस ग्राफ के अंदर फाइंड करना है कि इन डिग्री और आउट डिग्रीज कितनी है। अब मैं आपको पहले बताऊं कि इन डिग्री की डिफाइन क्या होती है। अगर हम अपनी ज़ुबान में देखें तो इन डिग्री जो है वो होती है कि अगर किसी भी एक वर्टेक्स के अंदर ये होता है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ये जो लाइंस होती हैं इनको हम एजेस कहते हैं, आई थिंक सो। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये ABCDE लिखा है, तो जिस भी पॉइंट के अंदर जितनी एरोज एंटर हो रहे होंगे उसको हम कहते हैं इन डिग्रीज, और जितने एरोज वहाँ से निकल रहे होंगे उसको हम कहते हैं आउट डिग्री। फॉर एग्जांपल ये ई वाला जो है यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा, जबकि 4 एरोज जो हैं वो निकल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इसकी जो आउट डिग्री है वो बनेगी 4 और इसकी इन डिग्री बनेगी 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एरो एंटर नहीं हो रहा। और इस चीज़ को करते हुए हमने ये वाला टेबल जो है वो फिलअप करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको डाउन करके आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं तो आपको प्रॉपर इसकी जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ए की जो बात आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ए के अंदर आप देखें कि एक एरो तो ये आ रहा है तो डिग्री 1 हो गई, ये दूसरा आ गया तो डिग्री 2 हो गई, तो इन डिग्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये एक थर्ड एरो है जो कि ए से ही निकल रहा है और वापस ए के अंदर ही आ रहा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 3 एरोज हैं जो ए के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो ए की डिग्री जो इन डिग्री है वो बन जाएगी 3। अब अगर हम ए की आउट डिग्री की बात करें तो एक एरो निकल रहा है बी की तरफ और एक एरो ये भी निकल रहा है जो कि वापस घूम के ए के अंदर ही आ रहा है। तो चूंकि यहाँ से निकल भी रहा है तो इसकी आउट डिग्री बन जाएगी 2 और इसकी इन डिग्री बन जाएगी 3। इसी तरह सी की बात करें तो इसकी 1 ही आउट है और 2 इसका इन है, तो 1 आउट डिग्री और 2 इन डिग्री। और डी की बात करें तो इसमें 2 आउट डिग्री और 1 जो है वो इन डिग्री। और इन सब चीज़ों को जो है कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं आपको बता दूं इसकी रेफरेंस कहाँ पे है, तो इसकी रेफरेंस आई थिंक पेज नंबर 115 पे है आई गेस, ये रहा।
ऑफ कोर्स 115 पे ही है। तो यहाँ पे ये एक टेबल बना हुआ है डिफरेंट किस्म का, उससे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके अंदर हमने जो है वो इन डिग्रीज और आउट डिग्रीज फाइंड करनी है। ये हमारे हैंडआउट्स में है, पेज नंबर 115, डायग्राम नंबर 8.48 मीन्स के लेक्चर नंबर 8 के अंदर है, शायद मे बी 18 के अंदर हो, कोई पता नहीं है। तो पेज नंबर 115 है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ए बना हुआ है और ए के अंदर से एक एरो जा रहा है 3 की तरफ, एक एरो जा रहा है 4 की तरफ, एक एरो जा रहा है 2 की तरफ। तो इसकी जो आउट डिग्री है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है 3, और उसके बाद जो ए के अंदर एरो आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, जो कि बी से वापस मतलब 2 से वापस जा रहा है ए की तरफ। तो यहाँ पे इसकी इन डिग्री जो है वो 1 है। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो बनी हुई है इसके ऊपर जो है वो इसकी रेफरेंस लिखी हुई है, और यहाँ पे पेज नंबर 114 के ऊपर ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट ऑफ अ वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स के अंदर से 1 2 3 4 के अंदर से जो एजेस निकल रहे हैं उसको हम कहते हैं आउट डिग्री, और जितने एजेस उसके अंदर आ रहे हैं, द नंबर ऑफ एजेस कमिंग इज इन द जो क्या कहते हैं एजेस, उसको हम कहते हैं इन डिग्री। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें मैंने नेट पे एक सोल्यूशन देखा था, मुझे मिला था। ऑफ कोर्स जब सर्च करनी होती है तो बाकी के कम्बिनेशन, बाकी के सोल्यूशंस को भी नज़र में रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ हमें आता है, हमें बहुत आता है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकियों के सोल्यूशन पे भी नज़र डालनी चाहिए, ताकि पता चले कि उन्होंने अगर यूज़ किया है तो किस बेसिस पे यूज़ किया है। लॉजिक्स को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स की असाइनमेंट एक्सप्लेन करना कोई आम बात नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं कि हर सबके बस की बात नहीं है, बट आई एम नॉट मेकिंग गरूर टाइप थिंग, बट ये है कि जब आपको डिलीवर करना होता है कंटेंट तो उसको सर्च करना पड़ता है। तो मैंने एक दो सोल्यूशन फाइल देखी जिसमें वो गलत किया हुआ था। एक सोल्यूशन फाइल मैंने देखी, पता नहीं किसकी थी, बट वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर सिर्फ एक ही साइकिल है, जबकि हमारे इस डायग्राम के अंदर 2 साइकिल बनते हैं। वो कैसे? पहले तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर इन द गिवन डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड से मुराद है कि डायरेक्ट वैल्यूज जो अटैच हो रही हैं, बाकी उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, और हमने बताना है कि इसके अंदर साइकिल्स कितने हैं। 2 चीज़ें होती हैं ग्राफ्स के अंदर, एक होता है साइकिल, एक होता है पाथ। साइकिल से मुराद है कि वो एटलीस्ट एक, उसके अंदर ये जो लाइन है ना, ये आपको नज़र आ रही है, जैसे ये लाइन बनी हुई है जिसको हम कहते हैं एजिस, उसमें साइकिल के अंदर एटलीस्ट एक एज होता है। एक एज से मुराद है कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में भी हो सकता है, या फिर एक ही पॉइंट के ऊपर घूम के भी हो सकता है। तो हमारे साइकिल के अंदर एटलीस्ट एक एज होना चाहिए, प्लस वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होना चाहिए, तब हम उसको 1 साइकिल कंसीडर करते हैं। यानी कि आप यहाँ से उठो, किचन में जाओ और खाना खा के वापस अपने रूम में आ जाओ, तब हम उसको एक साइकिल कंसीडर करेंगे। अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो यहाँ पे इसको हम साइकिल कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पाथ। पाथ में ये होता है कि उसके अंदर भी एक एटलीस्ट जो है वो ये एज होता है, लेकिन वापस से घूम के अपनी रीसेट पोजीशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में गए, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में गए तो वापस अपने कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बनेगा पाथ। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल किया, तो वो जो दरमियान का पोर्शन था वो आपका पाथ बन गया, वो आपका रास्ता बन गया। लेकिन आप ट्रैवल करके जब वापस आ गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो वो आपका साइकिल बन गया। अब उस असाइनमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ था 1 साइकिल, वो डेफिनेटली हो सकता है कि वो पाथ और साइकिल में कंफ्यूज हो गया हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे 2 साइकिल्स कैसे बनते हैं? साइकिल की मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि उसमें एटलीस्ट एक जो है वो एज होना चाहिए, यानी कि जो लाइन है ये एटलीस्ट एक होनी चाहिए, और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस आ रही हो, तो उसको हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ए पे देखें तो ये वाला जो हमारा एज है ये ए से स्टार्ट हुआ है और वापस ए में ही आ गया है, तो ये हमारा बनता है एक साइकिल। उसके बाद दूसरा साइकिल अगर मैं आपको बताऊं वो कैसे बनता है, वही बनता है कि यहाँ से बी से एक लाइन स्टार्ट हुई जो गई सी तक, और उसके बाद वो वापस आ गई बी तक, तो ये बनता है हमारा साइकिल नंबर 2, जिसके अंदर 2 जो हैं वो एजेस यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड साइकिल बन सकता था अगर हमारा ए से एरो जाता बी की तरफ, बी से एरो जाता सी की तरफ, जो कि जा रहा है प्रॉपर है, लेकिन सी से वापस ए की तरफ नहीं आ रहा, तो ये वाला जो है हमारा साइकिल
नहीं बन सकता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने ए से लिया, तो ए से बी में आया, बी से सी में गए और सी से वापस ए में अगर जाता तो हमारा साइकिल बनता था। लेकिन चूंकि ये ए से बी में आ रहा है और बी से सी में जा रहा है, अपने सारे वर्टेक्स को कवर कर रहा है, तो ये हमारा एक पाथ बन जाता है, ये हमारा साइकिल नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइकिल बनते हैं, वो एक तो ये बनता है ए टू ए और दूसरा हमारा बनता है बी टू सी एंड सी टू बी। आप इसको सी टू बी और बी टू सी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जिसको हम ऑथेंटिक अप्रोच कहते हैं या लिखने का एक एक्चुअल मेथड कहते हैं, वो ये होता है कि हम मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर की तरफ जाके काउंट करें। तो हमारा साइकिल नंबर 1 जो बनता है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बल्कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो साइकिल नंबर 1 जो हमारे पास बनता है वो बनता है a माइनस ए, ये माइनस का साइन से मुराद है a टू a, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल बन गया a टू a की तरफ और दूसरा जो साइकिल है वो बन गया b टू c टू b, यानी b से स्टार्ट होके c पे गया और c से वापस b पे आ गया। तो इसको हम कहते हैं साइकिल, और इसकी रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे है रेफरेंस, इसकी बनती है हमारे ठीक उसी असाइनमेंट का, मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था, ठीक उसके नीचे अगर आप देखें तो ये रही हमारी पेज नंबर 115 के एंड पे डिफाइन लिखी हुई है, और 116 के अंदर उसकी एक डायग्राम भी दी हुई है, वो भी बताता हूँ। यहाँ पे इसकी डिफाइन लिखी हुई है, और ये लास्ट जो पैराग्राफ है ये इसकी डिफाइन है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं है, ये वाला जो है ये इसकी डिफाइन है कि आ साइकिल इन अ ग्राफ इज पाथ कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एज, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ तक इन्होंने साइकिल को ही डिफाइन किया एग्जैक्टली वंस तक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देयर इज ऑल्सो पाथ, जो कि मैं बता के हटा हूँ, वेरिएंस इन विच यू डू नॉट नीड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स, कि आपने जहां से स्टार्ट किया था आपको वहां पे रिटर्न होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम पाथ कहते हैं। इट मीन्स कि जिसमें हम रिटर्न करते हैं उसको हम साइकिल कहते हैं। इसका एक लिंक भी था मेरे पास, लेकिन वो गलती से मैंने सेव नहीं किया, तो हिस्ट्री में कहीं खो गया, मुझे बाद में मिला नहीं, अदरवाइज मैं वो भी आप लोगों को दे देता। बट इसका जो ऑथेंटिक मेथड है, ऑथेंटिक जो तरीका है वो ये है कि साइकिल जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, अगर वो घूम के वहीं पे वापस आ जाता है तो उसको हम साइकिल कहते हैं, चाहे वो सारे वर्टेक्स को कवर करे चाहे ना करे। तो ये तो था हमारा साइकिल वाला पोर्शन। अब पार्ट बी के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक तो था साइकिल फाइंड करना है, तो साइकिल का आपको पता चल गया होगा कि 2 साइकिल्स हैं इसके अंदर, वो किस तरह से आए हैं। उसके बाद हमने फर्दर फाइंड करना है, इसके अंदर है हैमिल्टोनियन साइकिल, हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है। और वो हमने बताना है कि इसके अंदर है या नहीं। वैसे दिल तो कर रहा है मैं आप लोगों को फाइंड करो, बट आज लास्ट डेट है। सो इसके अंदर जो हैमिल्टोनियन साइकिल है वो नहीं है, बिकॉज हैमिल्टोनियन साइकिल का एक रूल होता है कि आप जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करो वापस घूम के उसी वर्टेक्स में आ जाओ, लेकिन ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं उनमें से एक बार गुजर के आना शर्त है। जैसे यहाँ पे है कि ए से स्टार्ट होके ए में वापस आ गया, ये साइकिल तो बन गया, लेकिन ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एरो है, या ये वाला जो पाथ है हमारा, क्या नाम है इसका, एज है हमारा, तो ये एज ए से निकल के ना इसने बी की तरफ गया है, ना बी को कवर किया, ना सी को कवर किया, लेकिन वापस ए के पास तो आ गया, साइकिल तो बन गया। लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल की जो शर्त है वो ये है कि वो ए से निकल के बी में जाए, बी से निकल के सी में जाए और सी से निकल के वापस ए में आ जाए, या फिर ए से निकल के सी में जाए, सी से बी में जाए और बी से वापस ए में आ जाए, तब जाके ये हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल बनता है। अब मैं आपको पेंट में इसकी छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ एक, और उसके बाद रेफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। हाँ, हैमिल्टोनियन की नहीं दी है मैंने, तो मैं आपको हैमिल्टोनियन की भी रेफरेंस आपको देता हूँ, हैंडआउट्स में ही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया एक वर्टेक्स, उसके बाद हमारे पास ये बन गया दूसरा, ये बन गया जी हमारे पास थर्ड, और ये बन गया हमारे पास फोर्थ, एक हम फिफ्थ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ वर्टेक्सेस बन गए। अब इसके अंदर जो है हम नाम भी लिख लेते हैं। तो ए बन गया यहाँ पे, बल्कि ए क्यों लिखना है, हम यहाँ पे 1 2 लिख लेते हैं। 1 लिख लिया यहाँ पे, 2 लिख लिया यहाँ पे, 3 लिख लिया यहाँ पे, 4 लिख लिया यहाँ पे, और 5 जो है वो लिख लिया यहाँ पे। रैंडम भी हो सकता है, रैंडम इसलिए किया कि आप लोग ये ना सोचे कि शायद सीक्वेंस ही होती है। अब हमने क्या किया कि हमने पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 से हम गए 2 की तरफ, 2 से हम गए 3 की तरफ, 3 से हम गए 4 की तरफ, 4 से हम गए 5 की तरफ, और 5 से हम वापस आ गए 1 की तरफ। तो ये हमारा बन गया हैमिल्टोनियन साइकिल, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया,
हर एज के अंदर हम एक एक बार, हर वर्टेक्स के अंदर हम एक एक बार हमारा एज गया है और वापस 1 की तरफ आ गया, तो ये बन गया हैमिल्टोनियन साइकिल। अगर ये जैसे जाता अकॉर्डिंग टू हमारी इमेज जिसमें वो सारे के सारे को जो है वो कवर अप नहीं कर रहा, जैसे कि ये है, तो जैसे ये गया 1 की तरफ 2 की तरफ 3 गया, 4 को स्किप करके 5 की तरफ आ गया और वापस 1 की तरफ आ गया, तो ये साइकिल तो एक बन गया, लेकिन ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है बिकॉज इसने 4 को स्किप कर दिया है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल की ये एक शर्त है और इसकी रेफरेंस आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसी पोर्शन के अंदर जो मैंने मेंशन किया हुआ था इसके पहले पार्ट के लिए, साइकिल को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें इस लाइन में लिखा हुआ है कि अ हैमिल्टोनियन साइकिल इज अ साइकिल दैट विजिट्स एवरी वर्टेक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। हर वर्टेक्स को, ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स को एक बार ही वो विजिट करता है, एग्जैक्टली वंस करना लाजमी है और उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ पे, जो कि लाइन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, बट मुझे पता है, मैंने काफ़ी जितनी रिसर्च किया उसमें मुझे ये चीज़ पता चली है क्योंकि साइकिल का ये रूल है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी हैमिल्टोनियन की, लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जैसे उन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली वंस, तो फॉर एग्जांपल हम 1 से 2 में आए, 2 से 3 में आए, 3 से 4 में भी चले गए, 4 से 5 में भी चले गए, लेकिन 5 के बाद हम वापस से 2 में या किसी और में चले गए और फिर हम वापस आ गए 1 के अंदर। ठीक है, साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है क्योंकि 2 के अंदर से हमारा ये जो हमारा एज है ये 2 बार पास हो रहा है। एक तो गया 1 से 2 में और 2 से 3 में चला गया, वो तो ठीक है कि एक बार आया और निकल गया, लेकिन वो आने के बाद 5 वाले से भी वो 2 के अंदर एंटर हो रहा है। तो एंट्री हमेशा हर जो है हमारा वर्टेक्स उसमें एक ही बार हो और पाथ जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो वो हमारा बनता है हैमिल्टोनियन साइकिल। तो ये था जी हमारा CS 502 की असाइनमेंट का सलूशन। ये बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा है मुझे, तो प्लीज़ मेरे टाइम की थोड़ी सी कदर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज लास्ट डे है, कल एक्सटेंडेड डे है, तो सबका भला होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी असाइनमेंट के आइडियाज़, एक्सप्लेनेशंस और काफ़ी कुछ जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।